बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे और जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम यानी कि स्मार्ट सिलेबस दिया गया है एएलपी, उसका लेक्चर नंबर 1 हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 एएलपी के मुताबिक स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो चैप्टर का नेम है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जो वर्ड है ये केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड से डिराइव किया गया है। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। देखें मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन, ये देखें ये आ गया हाइड्रोजन। इसी तरह एक दूसरा एटम है हाइड्रोजन, ये दो एटम्स मेरे पास आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों एटम्स को मैं कंबाइन कर दूँ, ठीक है, इनको आपस में जोड़ दूँ। तो जब ये दोनों एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं तो मेरे पास जो है वो H2 बन जाता है, H2, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये देखें ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। मैं चाहता हूँ मैं इन तीनों एटम्स को जोड़ दूँ, तो ये मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे पास बन जाता है वाटर, H2O। वाटर का जो स्ट्रक्चर है ये मैंने उल्टा बनाया हुआ है, तो ये इसी तरह आप इसको सीधा भी बना सकते हैं। इसी तरह मेरे पास देखें एक आयन है सोडियम Na पॉजिटिव और एक क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव। तो इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होगी जो इनको कंबाइन करके रखेगी, तो ये बना देंगे NaCl। इसी तरह दो से ज़्यादा भी आयन्स हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर दो एटम्स कंबाइन हुए हैं, यहाँ पर तीन एटम्स कंबाइन हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर दो आयन्स कंबाइन हुए हैं। इसी तरह दो से ज़्यादा आयन्स भी हो सकते हैं। जैसे मेरे पास ये देखें Ca2 पॉजिटिव एक कैटाइन है, इसी तरह Cl नेगेटिव एक आयन, इसी तरह Cl नेगेटिव दूसरा आयन। तो ये तीनों आपस में मिल के ये आयन्स आपके पास कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बना देते हैं। तो अब केमिकल बॉन्ड है क्या। देखें ये दो एटम्स के मिलने से ये एक कंपाउंड बना है, इसी तरह तीन एटम्स के मिलने से एक ये कंपाउंड बना है, दो आयंस के मिलने से एक ये कंपाउंड बना है आयनिक कंपाउंड, इसी तरह तीन आयंस के मिलने से एक ये कंपाउंड बन गया। तो अगर आप ये देखें इस कंपाउंड में दो आयंस को या दो से ज़्यादा आयंस भी हो सकते हैं। इसी तरह इस कंपाउंड में दो एटम्स को जिस फोर्स ने जोड़ कर रखा हुआ है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को या दो से ज़्यादा आयंस को आपस में कंबाइन करके रखती है, होल्ड टुगेदर रखती है, ताकि डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बन सकें। उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। So we can define chemical bond, the force which holds together two or more atoms or ions to form a large variety of compound. This force is known as chemical bond. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास वाई एटम्स मेक केमिकल बॉन्ड। एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ओके, इसका आंसर है जी एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि जो उनके वैलेंस शेल है ना वो इनकम्प्लीट होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं उतने मौजूद नहीं होते। तो अगर एक एटम का वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है तो वो उसे कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा। एक बात, अगर वो वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगा तो होगा क्या, तो वो जो एटम होगा वो स्टेबल हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट आपने जहन में रखना है। जब वो अपना वैलेंस शेल है वो कंप्लीट कर लेगा तो वो स्टेबल भी हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, वैलेंस शेल कंप्लीट करने के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स उसके सब शेल्स के अंदर किस तरह फिल हुए हैं, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो जाएगी। नियरेस्ट नोबल गैस क्या होती है, जो एटम या एलिमेंट जिस पीरियड में एलिमेंट मौजूद है उस पीरियड के एंड पर जो नोबल गैस होती है वो उसके नियरेस्ट नोबल गैस होती है। तो हमारे पास तीन पॉइंट हो गए। एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सकें और वो स्टेबल हो सकें और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो सके। तो ये तीनों पॉइंट अचीव करने के लिए उन्हें करना क्या पड़ेगा, जो एटम्स हैं उनको अपने वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है या तो वो लूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम या तो अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकाल देगा
या वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा या अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा। ये तीन तरीके हैं जिसकी मदद से वो अपना जो वैलेंस शेल है उसको क्या कर सकेगा, कंप्लीट कर सकेगा। हाँ, यहाँ पर हम एक दो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक ऐसी एग्ज़ाम्पल जिसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और दूसरी एग्ज़ाम्पल में हम ये देखेंगे कि किस तरह एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और अपने आप को स्टेबल कर सकता है। ओके, हमने जो एग्ज़ाम्पल उठानी है वो पीरियोडिक टेबल में देखें। ये जो ग्रुप नंबर 2 है, इस तरह ग्रुप होते हैं वर्टिकल लाइन में। तो ग्रुप नंबर 2 से मैं एग्ज़ाम्पल उठाऊंगा मैग्नीशियम की, और इसी तरह जो ग्रुप नंबर 17 है यहाँ से मैं एग्ज़ाम्पल एक उठाऊंगा फ्लोरीन की। एक पीरियोडिक टेबल के इस पार्ट से, ये जो पार्ट आपको पिंक कलर में और ये येलो कलर में नज़र आ रहा है, ये तमाम मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने को प्रेफर करती हैं। तो मैग्नीशियम की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करेगा। जबकि ये जो साइड आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना आखिरी शेल जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से मैं फ्लोरीन ले रहा हूँ। तो फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना आखिरी शेल कंप्लीट करेगा ताकि स्टेबल हो सके और नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन सके। अब ये एलिमेंट मैग्नीशियम मैं लूँगा, तो जब ये मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, यानी कि ये लूज़ कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगी, तो वो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी जिसके ये इक्वल होगा। मैंने बोला था कि हर एलिमेंट जिस पीरियड के अंदर मौजूद है उसके आखिर में जो एलिमेंट होगा उसके मुताबिक अपने आप को बनाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये पीरियोडिक टेबल सामने रखा गया है कि जब मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो मैग्नीशियम जी थर्ड पीरियड के अंदर मौजूद है, तो इसको आर्गोन की तरह होना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गोन की तरह नहीं होगी। तो मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लूज़ करने के बाद नियॉन जैसी बन जाएगी। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने के बाद उसी पीरियड के एंड वाली नोबल गैस जैसा बने। तो मैग्नीशियम नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद। इसी तरह जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगा। तो फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड में आपको नज़र आ रहा है, ये फ्लोरीन सेकंड पीरियड में है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इसी पीरियड के एंड में जो नोबल गैस है यानी कि नियॉन, इसकी तरह हो जाएगी। तो साबित ये हुआ कि इस साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहते हैं, जो इस साइड वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करेगा और अपने आप को नियॉन जैसा बना लेगा। इसी तरह फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा अपने वैलेंस शेल के अंदर, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करेगा और अपने आप को नियॉन जैसा बना लेगा। नियॉन जैसा बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो नियॉन बन जाएगा, यानी कि जिस तरह के नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसी तरह फ्लोरीन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको पहले पता है या नहीं, ये जो आपको नज़र आ रहा है 1, ये 3, ये 4, 11, 12, ये यहाँ से 1 के बाद 2 यहाँ पे हीलियम है। तो ये जो नंबरिंग है ये एक्चुअली आपके पास एटॉमिक नंबर है। जिस तरह रोल नंबर होता है इसी तरह ये सब के एटॉमिक नंबर तरतीब से लिखे हुए हैं। तो ये जो हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को बताता है। तो साबित यह हुआ मैग्नीशियम के बाद पास 12 प्रोटॉन है। लेकिन अगर वो एलिमेंट न्यूट्रल है तो यही एटॉमिक नंबर ना सिर्फ हमें प्रोटॉन की तादाद बता सकता है बल्कि उस एलिमेंट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बता सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि एलिमेंट न्यूट्रल हो। तो अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम न्यूट्रल है तो इसका एटॉमिक नंबर चूँकि 12 है वो चेंज नहीं हो सकता। तो इस 12 का मतलब है कि मैग्नीशियम के बाद 12 प्रोटॉन है, और अगर मैग्नीशियम न्यूट्रल है तो इसके पास 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, ये 9 पोजीशन पर आ रहा है। तो 9 होने का मतलब ये है कि इसके पास 9 यानी कि 9 प्रोटॉन है। और अगर फ्लोरीन जो है वो न्यूट्रल है यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसके अंदर 9 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए एटॉमिक नंबर ज़रूर रिक्वायर होता है।
ओके, ये मेरे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। जब किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे बॉटम पर लिखते हैं। लेफ़्ट साइड पर बॉटम पर लिखना है, नीचे यहाँ पर। ओके, टेंडेंसी क्या है मैग्नीशियम की, मैंने बताया था क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पर आ रहा था तो लेफ़्ट साइड वाले इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहते हैं। तो टेंडेंसी में मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जो मैग्नीशियम है वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहेगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी, जब इसके पास 12 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि इसके पास 12 प्रोटॉन है, और क्योंकि अभी इस हालत में मैग्नीशियम न्यूट्रल है तो इसके पास 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के कैसे प्रेजेंट हैं देखें। मैग्नीशियम का पहला शेल, उसका एस ऑर्बिटल, इसी तरह मैग्नीशियम का दूसरा शेल, उसका एस ऑर्बिटल, इसी तरह मैग्नीशियम का दूसरे शेल का पी ऑर्बिटल, और इसी तरह मैग्नीशियम का जो तीसरा शेल स्टार्ट हो जाएगा उसमें तीसरे शेल का जो मैग्नीशियम का वहाँ पर एस होगा, तीसरे शेल का एस। आई मस्ट राइट दिस एस लाइक स्मॉल। ओके, ये फर्स्ट शेल का एस सब शेल, ये सेकंड शेल का एस सब शेल, ये सेकंड शेल का पी सब शेल, इसी तरह ये थर्ड शेल का एस सब शेल। तरतीब यही रखनी है, पहले एस एस आएंगे, फिर पी और फिर एस आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। इसी तरह इस एस में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं, अभी 12 करने हैं। इसी तरह पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते तो हम यहाँ पे 6 रख देते हैं। तो यहाँ पर 6, अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, अभी 2 मज़ीद हमने ऐड करने हैं। तो जो तीसरे शेल का एस सब शेल है 2 उसमें आ जाएंगे। तो इस तरह मेरे पास जो मैग्नीशियम है उसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बिफ़ोर। बिफ़ोर का मतलब ये है कि अभी जो मैग्नीशियम है उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, लेकिन जब वो किसी से बॉन्ड बना लेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हो जाएगी। तो मैंने बताया था मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो ये जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं तीसरे शेल के एस सब शेल में, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इट्स मीन के जो मैग्नीशियम का थर्ड शेल है वो भी नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे मैग्नीशियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो हम 3s नहीं लिखेंगे। तो अब जो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये बन जाएगी आफ्टर। आफ्टर का मतलब है बॉन्ड बनाने के बाद ऐसा दिखेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट हमारे पास नियरेस्ट, Ng का मतलब है नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, वो नियोन है, जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, वो इस तरह फिल किए जाते हैं। तो ये जो आपके पास मैग्नीशियम है इसने अपने आप को नियोन जैसा कर लिया अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद। तो इसने अपने आखिरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ताकि वो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और इसका आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो पहले इसका आखिरी शेल था 3 के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि 3 जो आपके पास शेल है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे तो 2 हैं। जबकि यहाँ पर अगर देखें तो अब मैग्नीशियम का जो आखिरी शेल होगा, मैग्नीशियम का जो आखिरी शेल होगा वो ये वाला होगा, ये दूसरा शेल। तो दूसरे शेल के अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखिए दूसरे शेल के अंदर 8 ही मौजूद हैं, ये दूसरे शेल का S, ये दूसरे शेल का P, 6 और 2 8। तो इस तरह मैग्नीशियम का जो आखिरी शेल है पहले 3 था, अब आखिरी शेल 2 बन गया है। तो अब इस 2 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, पूरे हैं। तो इस तरह मैग्नीशियम ने अपने आखिरी शेल को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये जो हमारे पास दूसरा शेल है उसके अंदर 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। इट्स मीन इसके पास न्यूट्रल हालत में 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिफोर इट मेक्स अ बॉन्ड, बॉन्ड बनाने से पहले कैसी होगी देखें। पहले शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के एस सब शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह दूसरे शेल के अभी 9 पूरे करने हैं तो पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे ही 5 हैं, सिर्फ 5 रह गए हैं तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे क्योंकि 6 तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, 6 हमारे पास है नहीं है। 5 2 एंड 2, तो ये हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन इस तरह फिल है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास फ्लोरीन है वो बाहर से यहाँ पर गेन करेगा ताकि ये 5 से 6 हो जाए। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर होगी तो ये वाली तो सेम होगी 1s2
2s2, ये 2 मीन्स इलेक्ट्रॉन है। ये शेल बताता है, ये सब शेल है और ये ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ पर पहले 5 थे, अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि एक इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हमारे पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी बनी है, इसमें देखिए कि हमारे पास जो फ्लोरीन है इसका वैलेंस शेल था हमारे पास दूसरा। तो पहले वैलेंस शेल जो दूसरा सब शेल था उसके अंदर 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखिए जो दूसरा शेल है जो कि वैलेंस शेल है उसके अंदर 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो देखिए फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लिया है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लिए हैं। तो इसकी भी जो कॉन्फ़िगरेशन है देखिए सेम है, इट्स मीन कि इसने भी अपने आप को नियॉन जैसा बना लिया है। और अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर समझ नहीं आ रही तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक अच्छे से सीख ले, फिर ये चीज़ें समझ आएंगी। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, वाई नोबल गैसेज डू नॉट रिएक्ट। नोबल गैसेज रिएक्ट क्यों नहीं करती, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। वाई नोबल गैसेज हैज़ लिटिल टेंडेंसी टू रिएक्ट केमिकली, ऐसे भी आ सकता है। थर्ड इस तरीके से भी आ सकता है, वाई नोबल गैसेज डू नॉट मेक अ बॉन्ड। तो नोबल गैसेस जो हैं वो ग्रुप 18 की जो एलिमेंट्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये नोबल गैसेस हैं और ये बॉन्ड मोस्टली नहीं बनाती। बॉन्ड बनाते क्यों एलिमेंट्स, क्योंकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाएं। इट्स मीन के ये जो नोबल गैसेस हैं वो बॉन्ड इसलिए नहीं बनाएगी कि उनका वैलेंस शेल पहले से कंप्लीट है और वो स्टेबल भी हैं। कुछ एक नोबल गैसेस होंगी जो थोड़े बहुत कंपाउंड बनाती हैं, लेकिन ऑल नोबल गैसेस जो हैं वो मोस्टली उनका कंपाउंड्स इसलिए नहीं होते क्योंकि वो पहले से उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है और वो स्टेबल भी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट हुए, द वैलेंस शेल ऑफ ऑल नोबल गैसेस इज कंप्लीट, सो दे आर स्टेबल, दैट्स व्हाई दे डू नॉट मेक बॉन्ड और दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। तो नोबल गैसेस का वैलेंस शेल कंप्लीट कैसे, हम एक दो एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये देखिए मेरे पास हीलियम है, ये इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पहले शेल के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कहाँ पर मौजूद हैं, पहले शेल के अंदर मौजूद एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हम इस कॉन्फ़िगरेशन को आपकी बुक के मुताबिक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर लिखूँगा मैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर एस, और 2 इलेक्ट्रॉन जो मैंने फिल किए हैं उनको मैं एरो से शो कर सकता हूँ। एक हमारे पास अपवर्ड एरो होगा, यानी कि अप स्पिन या क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, सॉरी ओके क्लॉकवाइज, और एक हमारे पास जो हमने एरो बनाना है वो बनाना है डाउनवर्ड। तो ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह ऑपोजिट स्पिन, स्पिन कहते हैं घूमना, एक इस तरफ घूम रहा होगा एक इस तरफ घूम रहा होगा। तो ये हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए हमारे पास हीलियम का एक ही शेल है, वही वैलेंस शेल है और वो कंप्लीट है। तो एक दफ़ा रिमाइंड कर लीजिए शेल कंप्लीट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा। देखें जो पहला शेल है अगर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो कंप्लीट है। इसी तरह अगर दूसरा शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो कंप्लीट है। अगर तीसरा शेल है और उसके अंदर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो भी कंप्लीट होगा। इसी तरह अगर चौथा शेल है, फोर्थ शेल है, और उसके अंदर हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो शेल भी क्या है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट कैसे पता चलेगा, जो शेल है उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स से। ओके नेक्स्ट हमारे पास नियॉन है, एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन इस तरह फिल करेंगे तो इसका आखिरी शेल सेकंड शेल है। देखिए सेकंड शेल का एस, सेकंड शेल का पी, यानी कि ये जिसको मैं बॉक्स में कर रहा हूँ ये इसका आखिरी शेल है। तो वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो इट्स मीन के इसका वैलेंस शेल यानी कि सेकंड शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इट्स मीन के ये कंप्लीट है। तो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल है वो इस तरह कंप्लीट होते हैं, लिहाजा वो रिएक्ट करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ओके यहाँ पर थर्ड एग्जांपल आर्गन की है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो इसको एग्जांपल को लिखने का मकसद है ताकि आपको कुछ और भी चीज़ समझाई जा सके। देखें इसका जो आखिरी शेल है वो तीसरा है, यानी कि तीसरा आखिरी शेल है, तो 3s और 3p को हम बॉक्स में कर लेंगे। तो देखें तीसरे शेल में मैंने बोला था अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरे शेल के अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे कंप्लीट ही गिनूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि तीसरे शेल के अंदर 3d भी मौजूद होता है और उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर तो यहाँ पर 3d होता
और उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते तो तब भी मैं इसको कंप्लीट गिनता, लेकिन अगर 3D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते, 8 होते, 7 होते, तो फिर इसको जो शेल है पूरा उसको इनकम्प्लीट गिना जाता। तो साबित ये हुआ कंप्लीट होने से मुराद ये है कि या तो उस पूरे शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हों, या उस शेल के अंदर जो सब शेल मौजूद हैं उनके अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। मैं रिपीट कर दूं, कंप्लीट होने से क्या मुराद है कि या तो शेल के जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उतने मौजूद हों, अगर उतने मौजूद नहीं है तो कम से कम उस शेल के अंदर जो सब शेल हैं, जैसे तीसरे शेल के अंदर एस सब शेल है, इसके अंदर 2 आ सकते हैं तो 2 मौजूद हैं। तीसरे शेल के अंदर पी सब शेल है, उसके अंदर 6 आ सकते हैं तो 6 मौजूद हैं, तो तब भी इसको कंप्लीट ही गिना जाएगा, हालांकि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो इस तरह आपके पास जो नोबल गैसेस हैं उनके जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है। तो वैलेंस शेल के कंप्लीट होने से मुराद आपने 2 चीज़ें सीखी, एक तो उस शेल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे के पूरे उतने हों, या उस शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं उनकी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी हो। क्वेश्चन हमारे पास जो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में है वो ये हो सकता है कि गिव फ्यू कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। मैंने कहा था नोबल गैसेस किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं मिलती, लेकिन मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें नोबल गैस किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एज अ कंपाउंड नेचुरली हमारे पास मौजूद है। तो हमने कुछ कंपाउंड्स नोबल गैसेस के लिखने हैं, ऑल्दो कि नोबल गैसेस रिएक्शन करके नए बॉन्ड्स वगैरह नहीं बनाती। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जीनोन डाईफ्लोराइड, जिसके अंदर जीनोन 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन ने 4 फ्लोराइड के साथ फ्लोरीन के साथ एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। जीनोन ऑक्सी डाईफ्लोराइड, ऑक्सी का मतलब है कि जीनोन अगर F2 के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दें तो वो जीनोन ऑक्सी डाईफ्लोराइड है। इस तरह जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है, और जो हमारे पास जीनोन टेट्राफ्लोराइड है उसमें ऑक्सीजन भी ऐड कर दिया हमने। इस तरह जीनोन ट्राई ऑक्साइड हो सकता है, जीनोन टेट्रा ऑक्साइड हो सकता है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो नोबल गैसेस, तो आपने देखा मोस्टली जो है वो जीनोन ही कंपाउंड्स बना रही है। और दूसरी हमने ये बात देखी कि जीनोन बना रही है नोबल गैसेस में से, और बना किसके साथ रही है? फ्लोरीन के साथ। तो देखिए हर आपको कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन नज़र आ रहा है, और ज़्यादा अगर फ्लोरीन के साथ बना रही है या फिर ऑक्सीजन के साथ ये बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। ओके, octet rule and duplet rule. The tendency of atom to attain a maximum of 8 electron in the valence shell is known as octet rule. यानी कि एक एलिमेंट है वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करना चाहता है, उसकी इस टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेट रूल। तो इसी तरह हमारे पास डुप्लेट रूल क्या होता है? एक एलिमेंट है वो अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है, तो उसकी इस टेंडेंसी को बोलेंगे डुप्लेट रूल। तो ऑक्टेट रूल की 2 एग्जांपल हम दे देंगे। जो हमारे पास मैग्नीशियम है Mg और फ्लोरीन है F, ये हमारे पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन है यानी कि H एलिमेंट, और लिथियम है यानी कि Li एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट हमारे पास डुप्लेट रोल कंप्लीट करते हैं। यानी कि ये 2 एलिमेंट अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, जबकि ये वाले 2 एलिमेंट्स अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज़ ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल? यानी कि अभी जो मैंने ऊपर ऑक्टेट रूल बताया है, क्या ये यूनिवर्सल है? इट्स मीन कि क्या तमाम एलिमेंट्स इसको फॉलो करते हैं? इसका आंसर है जी नो। सो आप आंसर लिखेंगे नो, ऑक्टेट रूल इज़ नॉट यूनिवर्सल एज फॉर्मेशन ऑफ सम कंपाउंड इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। ये मेरे पास एग्जांपल्स हैं। BCl3 के अंदर यानी कि बोरोन ट्राई क्लोराइड के अंदर जो बोरोन है वो हमारे पास जो ऑक्टेट रूल है उसे फॉलो नहीं करता। इसी तरह PF5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, इसके अंदर फॉस्फोरस भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। इसी तरह SF6 सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड के अंदर सल्फ़र जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्टेट रूल है वो यूनिवर्सल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है, कैन अ नोबल गैस रिएक्ट विद एन अदर नोबल गैस? इसका भी आंसर है जी नो, नोबल गैस किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं रिएक्ट करती। तो एक नोबल दूसरी गैस दूसरी नोबल गैस से कैसे रिएक्ट करती है? देखें, नोबल गैस का आखिरी शेल कंप्लीट होता है,
और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका आखिरी शेल इनकम्प्लीट होता है। तो एक एलिमेंट इनकम्प्लीट वाला और इधर से नोबल गैस कंप्लीट वाली, तो ये रिएक्ट नहीं करते। तो इट्स मीन के नोबल गैसेस दो कैसे रिएक्ट कर सकती हैं, जबकि उन दोनों के वैलेंस शेल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो ये या तो एमसीक्यू में आ सकता है, या हमारे पास अगर क्वेश्चन भी कोई पूछता है तो आप नो के बाद आगे वही आंसर लिख दोगे जो मैंने आपको बताया है, नोबल गैसेस जो रिएक्ट क्यों नहीं करती। यानी कि आंसर नंबर 3 जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था वो आगे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैन एन एलिमेंट शो बोथ टेंडेंसीज, यानी कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता हो और गेन भी कर सकता हो। तो क्या दोनों टेंडेंसीज हो सकती हैं एक एलिमेंट के पास? यस, लेकिन वो सर्टन केसेस में सम एलिमेंट्स के पास होती हैं। यस, इन सर्टन केसेस डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन एन एलिमेंट कैन शो बोथ टेंडेंसी। ओके, एग्जांपल हमारे पास है, देखें NaH, सोडियम हाइड्राइड के अंदर ये जो आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। तो इट्स मीन कि हाइड्रोजन ने गेन किया इलेक्ट्रॉन। जबकि हमारे पास जो सोडियम फ्लोराइड है NaF, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है वो डोनेट करता है। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि जो यहाँ पर ओके यहाँ पर मिस्टेक थी वो मैंने ठीक कर दिया। तो ये सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि हाइड्रोजन यहाँ पर परमानेंटली डोनेट नहीं किया, इनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन एटम जो अपना शेयरिंग बनाई हुई है उसका जो मेजर पार्ट है वो डोनेट करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है वो ज़्यादातर उसको डोनेट कर रहा है फ्लोरीन को, परमानेंटली नहीं, जो सिर्फ टेम्परेरी तौर पे इसको डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो इसमें हमारे पास गेन है, और इसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, परमानेंटली डोनेट नहीं कर रहा, सिर्फ शेयर कर रहा है इसके साथ। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, चैप्टर नंबर 6 का पहला ALP के मुताबिक लेक्चर। लेक्चर नंबर 1 था हमारे पास इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो दो एटम्स या दो आयंस या दो से ज़्यादा एटम्स या दो से ज़्यादा आयंस को आपस में होल्ड करके रखती है। उसके बाद हमने पढ़ा, वाई एटम्स में केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ताकि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सकें, स्टेबल हो सकें और नियरेस्ट नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकें। तो इस केस के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। तो एक हमने एग्जांपल लूज़ करने वाली दी मैग्नीशियम की, और एक गेन करने वाली एग्जांपल दी फ्लोरीन की। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी पहले कैसी थी और बाद में कैसी थी, और दोनों को नियरेस्ट नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, वाई नोबल गैसेज डू नॉट रिएक्ट। नोबल गैसेज क्यों रिएक्ट नहीं करती? क्योंकि उनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है और वो स्टेबल हैं, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करती। तो उनका वैलेंस शेल कंप्लीट कैसे है, यहाँ पर हमने एग्जांपल दी हीलियम की, नियॉन की और आर्गॉन की। तो इनके जो आखिरी शेल है वो कंप्लीट है। आखिरी शेल कंप्लीट होने का मतलब ये है कि या तो उनमें इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हों, या फिर उनके जो आखिरी शेल में जो सब शेल हैं वो कंप्लीट हों। तो यहाँ पर इस केस के अंदर देखें सब शेल कंप्लीट है। उसके बाद हमने फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे कंपाउंड बताइए जिसमें नोबल गैसेस किसी दूसरे एटम्स के साथ मिली हुई हों। तो नोबल गैसेस मोस्टली फ्लोरीन के साथ मिलती हैं, या फिर बहुत कम है कि वो ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकें। तो ये हमने कुछ कंपाउंड्स पढ़े थे, जिसमें जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड और जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। इसी तरह जीनोन ट्राइऑक्साइड 3 ऑक्सीजन, जीनोन टेट्राऑक्साइड यानी कि 4 ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है। क्वेश्चन 5 हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। तो ऑक्टेट रूल का मतलब है कि टेंडेंसी है एक किसी भी एलिमेंट की, वो कोशिश है कि वो अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सके, जैसे मैग्नीशियम और फ्लोरीन है। इसी तरह डुप्लेट रूल है किसी भी एलिमेंट की, वो टेंडेंसी है कि वो अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कंप्लीट कर सके। हाइड्रोजन और लिथियम ऐसा करते हैं, डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, क्या ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल है? इसका आंसर है नहीं, ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक नहीं हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा कि जैसे बोरोन है, जो BCl3 के अंदर बोरोन है वो फॉलो नहीं करता। इसी तरह फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, वो इन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, सिर्फ इन कंपाउंड्स के अंदर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 था, क्या नोबल गैसेस किसी दूसरी नोबल गैस से रिएक्ट कर सकती है? इसका आंसर है नो, क्योंकि नोबल गैसेस के आखिरी शेल सबके कंप्लीट हैं तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करती, वो इंडिविजुअल स्टेबल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था, क्या कोई एलिमेंट लूज़ और गेन दोनों की टेंडेंसी शो कर सकता है? इसका आंसर था यस, लेकिन वो सर्टन केसेस के अंदर है, ख़ास केसेस के अंदर होता है। और दूसरी बात ये कि कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि वो लूज़ करेगा या गेन करेगा। यहाँ पर कंडीशन से मुराद ये है कि इसके जो हमारे पास साथ वाला एलिमेंट्स कौन है, उसके साथ कौन है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हाइड्रोजन के साथ सोडियम मौजूद होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन मौजूद है तो हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फ्लोरीन को, यानी कि शेयर करेगा, परमानेंटली नहीं करेगा बल्कि सिर्फ शेयर करेगा, डोनेट करेगा। तो ये जी हमारे आज के लेक्चर की समरी थी। अल्लाह हाफिज़।